स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटल ग्रुप पे। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उनके आवाज़ में डिस्टरबेंस होने के कारण मैंने अपलोड नहीं किया। ये तीसरा ट्राई है। अब सिर्फ एक ही टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर पाएंगे, वो मल्टी डायमेंशन होगा कृषि का, कृषि को लेके। ठीक, कृषि में बात करेंगे, कृषि से कोई भी समस्या पूछ लिया जाए, कृषि की समस्याओं का उल्लेख करें या बाधाओं का उल्लेख करें, ठीक, या चुनौतियों का उल्लेख करें, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या क्वेश्चन पूछा जाए कृषि को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। ठीक है, या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि का विकास कैसे किया जा सकता है, कृषि में उत्पादन कैसे किया जाता है। तो ये डायमेंशन, सिर्फ हम डायमेंशन लेंगे और इस सारे क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश किया जाएगा उसी से। हम नहीं भी जानते रहेंगे तो अगर आपको ये डायमेंशन पता है और एक बेस्ट आंसर आप लिख पाओगे। अगर आपके पास आंकड़ा उपलब्ध हो जाए तो सोने पे सुहागा। तो आंकड़ा पे हमें काम करना है, आंकड़े इकट्ठा करना है। आप क्या करें, जो सर्वे आया है दोनों इंडिया और यूपी के सर्वे का, दोनों पढ़ लें। उससे पर्याप्त मात्रा में आपको आंकड़ा मिल जाएगा, योजनाएं मिल जाएंगी, जो भी मेंस में फॉर्डर मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हो वो मिल जाएगा। किसी और पे विश्वास ना करो, अपने ऊपर विश्वास करो। अगर जो कह रहे हैं अगर आप लोग कर लिए तो मेंस में सिलेक्शन आपका बड़ा आराम से हो जाएगा। हमारे द्वारा 1 जुलाई से पूरा चारों पेपर का GS1 से लेके GS4 तक का क्वेश्चन कैसे लिखें, और जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के पॉइंट पे डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ में आपको कहा जाएगा कि सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाए, कि अगर कोई परेशानी है तो वो, या मटेरियल नहीं मिल रहा है तो हमारे द्वारा मदद किया जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमारे द्वारा मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, और सिर्फ हम 15 बच्चों को ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा बच्चों को ले सकें, और नहीं इतना रिसोर्सेज है हमारे पास। क्लियर कट बात है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं 2022 मेंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे प्रोग्राम से। तो चलिए कृषि के बारे में देख लेते हैं, डायमेंशन जो हम आज का टॉपिक रखे हैं। ऐसे तो हम 3 टॉपिक रखना चाह रहे थे, लेकिन आज 2 वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई, जिसके कारण मैं अपलोड नहीं किया। तो चलिए, सोचने का 3 डायमेंशन होगा हमारे पास। कृषि के ऊपर सोचने के 3 डायमेंशन होंगे हमारे पास। एक डायमेंशन होगा, एक सोचेंगे प्राकृतिक कारक। अगर समस्या पूछे तो प्राकृतिक समस्याएं दोगे। संस्थागत कारक, दूसरा संस्थागत कारक। और तीसरा हमारा सोचने का डायमेंशन होगा संरचनात्मक कारक। ठीक, इन्हीं 3 कारकों पे सोच के हम ऊपर के जितने क्वेश्चन हमने बताए उसका आंसर दे सकते हैं। और आंसर ही नहीं, बेस्ट आंसर दे सकते हो, केवल समझ होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो प्राकृतिक कारक में क्या क्या आएगा। प्रा, प्राकृतिक कारक में पहला तो लोगे स्थलीय स्वरूप में विषमता। स्थलीय स्वरूप में विषमता, चाहे आप देखो तो 3 ही स्वरूप पाया जाता है। एक तो पर्वतीय पाया जाता है, एक पठारीय पाया जाता है, और तीसरा मैदानी पाया जाता है। यही 3 स्वरूप होता है। अगर यूपी की बात करोगे तो यूपी में पठारी और मैदानी भाग दिखाओगे, पर्वतीय तो है नहीं, उत्तराखंड जब से अलग हो गया तो। ठीक, दूसरा बात प्राकृतिक में करोगे वो मानसून के बारे में बात करोगे, और मानसून को ये दर्शाओगे कि कालिक और स्थानिक विभिन्नता पाया जाता है। कालिक और स्थानिक विभिन्नता होता है। अगर आप लोग मानसून पढ़े होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे कि अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो मानसून जो वर्षा का दर होगा वो कम होता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट तीसरा डायमेंशन इसमें प्राकृतिक कारक में देखेंगे मृदा के बारे में, और मृदा के बारे में देखेंगे शुष्क है कि क्या है, और पोषक के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में। यही हमारा डायमेंशन होगा प्राकृतिक कारक में। ठीक, दूसरा हम आ जाते हैं। दूसरा में हमारा क्या होगा, दूसरा कारक ले रहे हैं जिसमें संरचनात्मक बोल रहे हैं।
संरचनात्मक कारक में कौन कौन आएगा? तो संरचनात्मक कारक में आपका उर्वरक आ जाएगा, सिंचाई आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा, बीज आ जाएगा, बीज आ जाएगा, और कीटनाशक आ जाएगा, मशीनीकरण आ जाएगा। ये हमारा संरचनात्मक होगा। ठीक। जो तीसरा कारण है, तीसरा कारण में हम लेंगे संस्थागत, संस्थागत कारक। और हो सकता है कि ये संस्थागत कारक पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसमें जोत का आकार और अधिकार, इस किस में रखेंगे? भूमि व्यवस्था में रखेंगे। और इसी में दूसरा आ जाएगा सरकार के द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही हैं एग्रीकल्चर को लेकर। बस ये हमारा डायमेंशन होगा। अब चलते हैं, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लिखना चाह रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कृषि संबंधी समस्याओं का उल्लेख करें और इसकी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आप कुछ सुझाव दें। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, या कृषिगत चुनौतियों को उल्लेख करते हुए इसके समाधान के उपाय बताएं, या ये पूछे कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित उल्लेख करें, या ये कहिए कि कृषि में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए या कृषि का विकास करने के लिए उपाय सुझाइए। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कृषि के लिए संरचनात्मक कारक या संस्थागत कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करें। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, जो मटेरियल फॉर्डर मटेरियल के रूप में कोचिंग दे रहे हैं कि यही, तो आपका एक दिमाग चलेगा। लेकिन हाँ, एक टॉपिक पढ़िए, मल्टी क्वेश्चन सॉल्व करिए। मेरा ये अप्रोच है। ठीक। तो अब देखते हैं, अब समस्या की बोले तो प्राकृतिक समस्या बोलेंगे और संस्थागत समस्या बोलेंगे, संरचनात्मक समस्या बोलेंगे। प्राकृतिक समस्या पे हम आ जाएंगे तो प्राकृतिक समस्या में बताएंगे कि स्थलीय स्वरूप में विषमता है, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में जो है वो हमारे कृषि के लिए क्या है? बेकार है। या वहां पे हम जो क्षेत्रीय लोकेशन है, जैसे पर्वतीय पे हम चाय, कॉफी, बागवानी कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्षेत्र के अनुसार एक तो बता सकते हैं कि ये कृषि के लिए अगर बोले खाद्यान्न के लिए नहीं उपयोगी है, ये बागान के लिए उपयोगी है। अगर किसी किसान को अच्छा नॉलेज नहीं होगा कृषि के बारे में तो वो इस पर्वतीय और पठारी क्षेत्र का यूज नहीं कर पाएगा। ठीक। तो मैदानी क्षेत्र में देखो समस्याएं क्या हो जाएंगी। मैदानी क्षेत्र में क्या है कि पोषक इतना दोहन कर रहा है मैदानी क्षेत्र की मृदा का कि पोषक तत्व क्या हो जा रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो कृषि के उत्पादन क्या हो रहा है? पहले डिक्रीज होने लग रहा है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता क्या हो गया? कम हो गया है। ठीक। स्थलीय स्वरूप विषमता को लेकर आप कम से कम एक पेज लिख सकते हो, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट आपको लगे सेलेक्ट करके वो रखो। जो भी मानसून की लेके चर्चा कर सकते हो कि कालिक और स्थानिक रूप से विभिन्नता पाया जाता है। दूसरी बात है मानसून की अनिश्चितता है। 54% हमारा जो कृषि है, 54% भारत की सिंचाई है वो मानसून पे निर्भर है। ठीक। मृदा की बताओगे कि शुष्क मृदा में वृद्धि हो रही है, पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो समस्या हो गया। तो ये प्राकृतिक समस्या के बारे में हम लोग देख लिए। ठीक। दो दो लाइन भी लिखोगे तो 250 वर्ड के हो जाएंगे। नेक्स्ट संरचनात्मक में चले तो उर्वरक का क्या, एक ज्यादा यूज करते हैं, एक कम यूज करते हैं। ज्यादा यूज करेंगे तो ये यहाँ पे मृदा का क्षरण होगा, और जो कम यूज करेंगे उनकी कृषि की उत्पादकता क्या होगा? कम होगा। सिंचाई में देखें, अगर जो ज्यादा यूज कर रहे हैं उनके मृदा का क्या होगा? अपर्दन होगा। और जो कम सिंचाई करते हैं वहां पे उत्पादन क्या होगा या प्रोडक्शन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऊर्जा क्या है? ट्यूबवेल में चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा संकट से इंडिया गुजर रहा है अभी तत्कालीन रूप से, तो ट्यूबवेल को ऊर्जा नहीं मिलेगा, सिंचाई समय पे नहीं हो पाएगा, तो कृषि उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बीज हमारे पर्यावरण अनुकूल नहीं है। पर्यावरण, एक तो इनकी प्रोडक्टिविटी क्या है? कम है जो बीज है। ठीक। फोर्टिफाइड फोर्टिफिकेशन का कमी है, विविधता नहीं है।
कितना लिखोगे? तो ये सारे सोच के लिखो। कीटनाशक में अगर देखो तो कीटनाशक में अगर ज्यादा उपयोग होगा तो भी हानिकारक, कम होगा तो भी हानिकारक, ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, ऑप्टिमम सही है। मशीनीकरण, कहीं भी टेक्नोलॉजी आएगा वो हमारी दक्षता को हमेशा बढ़ाता है, इफिशियंसी को बढ़ा देता है। रिसोर्स इफिशियंसी ज्यादा हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मशीनीकरण जहां पे होगा, टेक्नोलॉजी प्रूफ होगा, टेक्नोलॉजी साउंड होगा, तो वहां पे कृषि का उत्पादन क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो अगर मशीनीकरण नहीं होगा तो कृषि हमारा क्या होगा, कृषि में समस्याएं उत्पन्न होंगी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो हम स्प्रिंकल सिंचाई कैसे कर सकते हैं? अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला कंसेप्ट कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे ही तीसरा अगर सोचें संस्थागत कारक में, तो जोतों का आकार क्या है, कम है, छोटा होता जा रहा है। तो जिन लोगों के पास छोटे छोटे बहुत सारे जगह पे जोत हैं, उनको इकट्ठा करके एक जगह पे देना चाहिए चकबंदी के द्वारा। लेकिन इसको भी बहुत लेप लतीफ कर रही है सरकार, और कर भी रही है तो मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की नीतियों में देखो, ऋण की जगह जितनी सरकारी समितियां हैं वो ऋण देती हैं, तो उनके ऋण देने की जो प्रोसेस है बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। तो किसान कहाँ जाते हैं, साहूकार के पास जाते हैं, साहूकार के पास जाते हैं या जमींदार के पास जाते हैं, और ये ऋण चक्र में फंस जाते हैं। ऋण चक्र में फंस गए तो गरीबी झेलेंगे, गरीबी झेलेंगे, या फिर भूमि का हस्तांतरण करेंगे, भूमि का हस्तांतरण करके फिर निकल जाएंगे यहाँ से, फांसी लगा लेंगे। सरकार की नीति में देखो 50% ऐसे किसान हैं जिनको एमएसपी के बारे में मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखो, ये इसके बारे में जो बीमा है, उनको बीमा जितना का बीमा करा रहे हैं उतना बीमा नहीं मिल पा रहा है। सरकार चाहे कितना भी दावे करे, योजनाओं के जितनी भी कृषि संबंधित योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो ये सारे चर्चा कर सकते हो, इसके ऊपर समस्याओं के बारे में बता सकते हो। वहीं अगर समाधान की बात करें कि समाधान में क्या करना चाहिए हमें, तो अब देखो समाधान की बात करें तो वही चीजें ले लें जो प्राकृतिक है। हम प्राकृतिक को तो चेंज नहीं कर सकते, प्राकृतिक को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसकी इंटेंसिटी है जो बर्बादी करने का, वो इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। जैसे इसमें मृदा है, मृदा क्षरण का या प्रदूषण का आप दिल खोल के बहुत सारे सुझाव दे सकते हो, समाधान कर सकते हो। कहोगे कि फर्टिलाइजर का कम उपयोग करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ावा दें, ठीक है। कहोगे एनपीके रेशियो क्या हो, संतुलित रहे एनपीके रेशियो, ठीक, ये बताओगे। फिर बताओगे कि फ्लड वाले एरिया का, जो फ्लड वाला एरिया है वो उसके लिए हमें क्या करना है, क्यारी बनाना चाहिए फ्लड वाले एरिया में। फिर बताओगे कि जो मृदा क्षरण के लिए और क्या है, प्लांटेशन करना चाहिए, प्लांटेशन बीच बीच में प्लांटेशन करना चाहिए कि मृदा का क्षरण ना हो, ठीक। तो आप दिल खोल के मृदा क्षरण के उपाय बताओ। और मृदा क्षरण को अलग टॉपिक देखेंगे कितने डायमेंशन में है, अभी तो हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो प्राकृतिक में मृदा क्षरण के और स्थलीय स्वरूप को आप बदल नहीं सकते हो, स्थलीय स्वरूप को बदल नहीं सकते हो। और हाँ, लेकिन यहाँ पे स्थलीय स्वरूप को बदल नहीं सकते हो, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जो जो फसल या बागवानी की जा रही है उसके बारे में हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। उसके बारे में हमें, जैसे वहां पे टी कॉफी रबर जो पैदा होता है उसकी प्रोत्साहन करना चाहिए हमें बागवानी की तरफ, और इसमें फायदा है, उपयोग करना चाहिए उस क्षेत्र का। दूसरी बात यहाँ पे है, दूसरी बात अगर चले आए तो हमारा मानसून का है। तो मानसून पे अनिश्चितता है, और 54 से 56% मानसून पे हमारा डिपेंडेंट है कृषि, 54 से 56%। तो हमें बताएं भैया, इस पे निर्भरता हमें कम करना होगा। तो जितने लिंक परियोजना चल रहे हैं ना, जितनी नदी जोड़ो परियोजना है, लिंक परियोजना, उसके बारे में चर्चा कर लो कि भैया ये इसको करना चाहिए। दूसरी बात है सिंचाई की व्यवस्था करना चाहिए, सिंचाई की नई टेक्निक देनी चाहिए इन लोगों को, ठीक। तो मानसून की अनिश्चितता पे निर्भरता क्या करें, कम करें। तो ये सुझाव दे सकते हो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से। अगर वहीं संरचनात्मक में आ जाओगे सुझाव देने के लिए, तो संरचनात्मक में क्या दोगे, संरचनात्मक में दिल खोल खोल के दो। पहला तो सिंचाई है, तो सिंचाई में बताओ भैया नई टेक्नोलॉजी यूज करो, टेक्नोलॉजी को बढ़िया यूज करो, ठीक है।
दूसरी बात है कि जहां पे फ्लड आता है उसकी व्यवस्था करो। नेक्स्ट बताओ कि सिंचाई में एक तो टेक्नोलॉजी की बात होगी, सिंचाई की गवर्नमेंट का स्टेप होना चाहिए, नलकूप व्यवस्था जैसे सोलर पंप है वगैरह है, उसका प्रयोग बढ़ाओ। ऐसे ही उर्वरक का दो, दिल खोल के दो उर्वरक का। उर्वरक का बताओ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा करो। ठीक है। जो आईटी डिपार्टमेंट द्वारा सपोर्ट दो इनको, हर एक क्रॉप के बारे में बताओ। इसरो के द्वारा प्रोवाइड जो डाटा है मानसून के बारे में, उसके बारे में भी बताओ। ये बताओ ना, उर्वरक नहीं, वो उर्वरक में नहीं लाएंगे लेकिन टेक्नोलॉजी में बोल रहे हैं। उर्वरक हो गया, उसके बाद ऊर्जा की बात बताओ कि ऊर्जा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कीटनाशक के बारे में बताओ, कीटनाशक में अगर मान लो ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो हानिकारक है, कम प्रयोग कर रहे हैं तो ऑप्टिमम होना चाहिए, या ऑर्गेनिक कीटनाशक जो होते हैं उनका प्रयोग करें। किसान, इस पे रिसर्च बढ़ाना चाहिए। सुझाव तो अनगिनत दे सकते हो, मशीनीकरण पे दे सकते हो कि अगर जो बियर नहीं कर पाते हैं किसान, उनको किराए पे मशीन मिलना चाहिए। जैसे थ्रेसर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सारे सब किराए पे, और यूपी गवर्नमेंट चला भी रही है इसे, तो ये भी होना चाहिए। फिर संस्थागत पे आ जाओ, संस्थागत पे उपाय दे दो। संस्थागत में नीतियों को सबसे पहले तो बोलो भैया इम्प्लीमेंटेशन अच्छे करो, अच्छे से करो इम्प्लीमेंटेशन। नीतियों के बारे में जो खामियां हैं उसके ड्रॉबैक क्या करो, कम करो। पहली बात, जो बीमा अगर जितना सुनिश्चित किया गया वो किसानों को दो। एमएसपी के बारे में अवेयरनेस फैलाओ, एमएसपी की विविधता को बढ़ाओ। दोनों सुझाव कितना दोगे सुझाव आप? ठीक। जो आप ये दो सुझाव की, जो छोटे छोटे भूमि है, जो क्या आकार जिन छोटे हैं वो इकट्ठा करके एक जगह करो, तो ये आप चारों तरफ से आप इसको सुझाव दे सकते हैं। सिर्फ मेरा ये बताने का है कि डायमेंशन आप ओपन करो। ठीक है, डायमेंशन ओपन करो, कैसा भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा। इवन अगर इस पे चाहोगे तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इस पे जी भर के आंसर लिख सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ड डाटा लेके अपनी तरफ से बेस्ड आंसर के लिए ये की पॉइंट आप नोट कर लो। आप बना लो, एक एक पेज का बनेगा या ज्यादा से ज्यादा 2 पेज का, 2 पेज का बना लो, और ये फॉर्डर मटेरियल ऐसा हो जाएगा कि कृषि के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल कर लोगे। साथ में ऐसे आए तो ऐसे इतना बेस्ट होगा कि क्या कहा नहीं जा सकता। तो सिर्फ मेरा ये है कि आपके पास सब जानते हैं, सिर्फ जानते हैं। आप पढ़ने पे जितना विश्वास करते हो उतना ही, उससे ज्यादा विश्वास करो माइंड को चलाने पे। ऐसा नहीं है कि जो हमने बताया है वो आप नहीं जानते हैं। सिर्फ व्यवस्थित तरीके में कैसे लिखा जा सकता है उसका डायमेंशन खोला, कि 3 डायमेंशन खोला, तीनों के अंदर अंदर की जो बातें हैं कहीं बिखरेगा नहीं, एक व्यवस्थित रूप से हो जाएगा। अदरवाइज अभी तक क्या हो रहा था, आंसर कि पहला आंसर लिखा मानसून के बारे में लिख दिया, उसके बाद सीधे से आ गया कि कृषि के जोत का आकार कम है। तो आप ऐसे पॉइंट में तो बता रहे हो, लेकिन पहले मानसून के बारे में बताए, फिर कृषि के बारे में आ गए, फिर बताया कि उर्वरक के बारे में, फिर सिंचाई पे आ गए, और उसके बाद स्थलीय विषमता में। तो फिर ये खिचड़ी बन जाएगी। आप खिचड़ी बना के सामने परोसोगे एग्जामिनर के, अरे एग्जामिनर सिर्फ 3 क्राइटेरिया देगा और देखेगा, और तीनों क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या कारक हैं अगर लिख दिए, उससे ज्यादा पढ़ने वाला भी नहीं है, आपको वही नंबर देके आगे निकल जाएगा कि भैया इसको सॉलिड नॉलेज है, और जहां आपने डाटा दिया उसको अंडरलाइन कर लिया, खत्म बात। तो आज बस इतना ही करते हैं। सॉरी, मैं बहुत लेट से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसके लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दिमाग खोलो प्रोग्राम के।